Hello and welcome back. This is the seventh video in this 10-part series on intraday index trading. तो आज की हमारी डिस्कशन है कंटिन्यूएशन ऑन हेनरी टैक्टिक्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट फर्स्ट. द प्लेलिस्ट लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो शुरुआत से जो 3 सवाल हम लेकर चले हैं, यही 3 क्वेश्चंस पिलर्स हैं हमारे इस सिस्टम के. ये 3 क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर डेली बिफोर स्टार्टिंग इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग. ये 3 क्वेश्चंस हैं: पार्टिसिपेशन या ट्रेडेबिलिटी, डायरेक्शन ऑफ दैट पार्टिसिपेशन एंड कन्विक्शन ऑफ दैट डायरेक्शन. तो आज ट्रेड करना है या नहीं करना है, ये ट्रेडेबिलिटी हम मेनली 2 चीज़ों से डिसाइड करते हैं. वो है रेंज और गैप. जितनी बड़ी रेंज उतना ज़्यादा ट्रेडेबल, जितना बड़ा गैप उतना ज़्यादा ट्रेडेबल. बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम गैप है तो आप रिवर्सल ट्रेड के लिए सोच सकते हैं. अदरवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप मोस्टली हम ट्रेड करते हैं. और भी चीज़ें होती हैं बट मेनली ये 2 चीज़ें हैं. उसी तरह से जो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड है ये डिसाइड करता है उसकी लोकेशन और उसका कलर. तो लोकेशन अगर प्राइस सीपीआर के अंदर है या बहुत ही नज़दीक है तो आप न्यूट्रल रहेंगे. अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो आप एक बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करेंगे. और बहुत ही दूर चला गया है, बियॉन्ड R3 R4 हायर पिवट से भी ऊपर है, तो फिर आप एक बुलिश रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे. सिमिलरली अगर सीपीआर के नीचे है प्राइस तो आप यहाँ पर एक बेरिश कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे. और बहुत दूर चला गया है तो फिर मीन रिवर्जन के लिए आप एक बेरिश रिवर्सल ट्रेड करेंगे. ये हो गया प्योरली लोकेशन के बेसिस पर. और फिर इसके आगे फर्दर जब हम एंट्री टैक्टिक्स देखते हैं तो उसमें कलर. और कलर के लिए हम सिर्फ रेड या ग्रीन कैंडल ही नहीं देख रहे हैं, हम 2 लेयर्स में कलर्स को देख रहे हैं कि क्या वो ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल एक बेरिश टेरिटरी में बन रही है या वो बुलिश कैंडल एक बुलिश टेरिटरी में बन रही है. इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये एक एलियन कैंडल है या एक नेटिव कैंडल है, और उसी हिसाब से हमारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं. तो इनिशियली आपको ये सब चीज़ें कॉन्शियसली देखनी पड़ेंगी चार्ट में. जब आप चार्ट देखेंगे क्या रेंज है, गैप कितना है, लोकेशन किधर है, कलर किस तरह का है, कहाँ बन रही है, कैसा फीडबैक दे रहा है चार्ट मुझे. तो लेकिन जब आप डेली इन चार्ट्स को व्यू करेंगे और इन्हीं मैट्रिक्स के हिसाब से देखेंगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आप अनकॉन्शियसली बस एक ग्लांस पर ये इन्फॉर्मेशन आपको वो चार्ट दे देगा और आप उसी मोमेंट में इंस्टेंटेनियसली आप एंट्री ले सकेंगे. अब जो एंट्री टैक्टिक्स हमने देखे, इनको एक बार समराइज़ करना मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कही जानी चाहिए एक ओवरव्यू की तरह. तो जब आप लाइव ट्रेड करते हैं तो वहाँ कहीं ये प्रिंट होकर के नहीं आता है या ये अनाउंस नहीं होता है कि भाई आज बुलिश दिन है, आज ट्रेंडिंग डे है या आज नो ट्रेड डे है. ये आप रियल टाइम में डिसाइड करते हैं और मार्केट के फीडबैक से जज करते हैं कि आपका जो व्यू था वो कितना सही था या कितना गलत था. तो जितने भी सब एंट्री टैक्टिक्स हैं इनको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा और इनमें से रियल टाइम में जो सबसे अप्रोप्रिएट टैक्टिक होगा उस वक्त की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसे चूज़ करना पड़ेगा और डिप्लॉय करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है वो एक बेरिश फर्स्ट बार का एग्जांपल दिया है. ये बेरिश बार सीपीआर के ऊपर ओपन हो सकता है, नीचे ओपन हो सकता है. सीपीआर के इनसाइड तो फिर खैर आपने वेट ही करना है. और ये सिर्फ फर्स्ट बार फीडबैक ही नहीं है. अगर पहले एक दो बार्स, एक दो कैंडल्स जो हैं वो इनडिसाइसिव हैं, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप वेट कीजिए, अगले कुछ कैंडल्स में आपको क्लियर हो जाएगी. तो फर्स्ट फ्यू जो कैंडल्स होती हैं वो ये डिसाइड करता है कि फीडबैक जो है वो किस डायरेक्शन में है, ट्रेडेबिलिटी है या नहीं है.
दोनों, अगर बेरिश बार ऊपर खुल रहा है तो ये एक एलियन कैंडल है, और अगर बेरिश बार बेरिश टेरिटरी में ही ओपन हो रहा है तो ये एक नेटिव कैंडल है। तो मान लीजिए एक एलियन कैंडल है जो सीपीआर के ऊपर ओपन हो रही है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे कि भाई कितना ऊपर ओपन हो रही है, क्या वो R1 R2 के आसपास ओपन हो रही है, R2 R3, या इवन बियॉन्ड हायर पिवट्स ओपन हो रही है। अगर इतना ही ज़्यादा ओपन हो रहा है तो फिर आप उसमें एक एक्सट्रीम गैप रिजेक्शन या एक्सट्रीम गैप रिवर्सल ट्रेड लेंगे, जो कि एक मीन रिवर्जन ट्रेड होगा टुवर्ड्स द सीपीआर। ये तो नो ब्रेनर है, इट इज़, या तो यहाँ छोड़ देंगे उसको या फिर आप एक गैप रिवर्सल लेंगे। अगर बहुत क्लोज ओपन हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, तो इसमें आप यहाँ से जो सीपीआर, यहाँ से जो प्राइस पुल बैक करेगा टुवर्ड्स द सीपीआर, तो कुछ लोग ये R1 टू सीपीआर का जो पुल बैक ट्रेड है ये लेते हैं। तो ये मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ अनटिल और अनलेस R1 बहुत दूर हो और यहाँ से सीपीआर तक के लिए मुझे कुछ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा हो। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जो रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं इनमें आपका आरआर कैप्ड होता है, यानी कि यहाँ से सीपीआर तक का जो डिस्टेंस है अगर ये बहुत छोटा है, इन एनी केस आप सीपीआर पर छोड़ देंगे प्राइस को, आप यहाँ पर इसको यू विल नॉट कैरी इट टू लेट इट क्रॉस द सीपीआर, आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। तो आपने जहाँ भी एंटर किया, अगर आपने यहाँ एंटर किया तो यहाँ से यहाँ तक का आपके पास एक रिवॉर्ड आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने यहाँ एंटर किया तो यहाँ से यहाँ तक का आपको एक रिवॉर्ड नज़र आ रहा है, और बहुत क्लोज है तो फिर ये इतना कम है, फिर दिस इज़ नॉट वर्थ इट। तो इसका एक एग्जाम्पल चार्ट पर हम देखते हैं, ये है चार्ट, ये दिन है 1 दिसंबर 2025। ये कैंडल सीपीआर के ऊपर ओपन हो रही है और एक गैप के साथ ओपन हो रही है। क्या ये नैरो रेंज कैंडल है या वाइड रेंज कैंडल है? एक बॉडी तो है ही नहीं इस कैंडल में, ये यहीं जहाँ ओपन हुआ है वहीं पर ये फर्स्ट 5 मिनट्स पर आ गया है। पहले बहुत दूर ऊपर गया, फिर वहाँ से टोटली रिजेक्ट हुआ और फिर यहीं आ गया। तो ये है तो एक वाइड रेंज्ड कैंडल विच इज़ अ वाइड टेल्ड कैंडल टू बी प्रिसाइज। तो ये किस तरह की कैंडल है आप बताइए, क्या ये एक एलियन कैंडल है या एक नेटिव कैंडल है? तो बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है कि भाई ये एक एलियन कैंडल है। क्यों? कि ये सीपीआर के ऊपर एक बेरिश वाइड रेंज कैंडल मुझे मिल रही है। तो सही है। अब ये सब तो अब सबको क्लियर हो गई बात भाई, ये तो चलो ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए। तो खैर, अब यहाँ इसके आगे अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? अब ये एलियन कैंडल जब बन गई है तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ से ये सीपीआर के लिए लौटेगा और फिर ये वहाँ से मुझे एक ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप देगा। तो अब आपने यहाँ ये देखना है कि ये इस कैंडल से लेकर के और सीपीआर तक का जो डिस्टेंस है, इज़ इट वर्थ टेकिंग अ रिवर्सल ट्रेड? क्या इतना मुझे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिल रहा है? तो इसके लिए आप ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये बहुत यूज़फुल हैं ट्रेडिंग व्यू के। आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशन, इनको फेवरेट करके नीचे इस बार में आ जाता है और इनको आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियसली आपको बताता है। अब जैसे यहाँ हमने इसको प्लॉट कर दिया प्रोजेक्शन को, तो ये कह रहा है कि अगर इस कैंडल के लो पर भी मैं सिर्फ प्लान कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू टेक अ ट्रेड हेयर विद द स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट द हाई ऑफ दिस कैंडल। ये बहुत बड़ा रेंज है। और तो खैर एनीवे, इवन अगर हम इतनी वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लीजिए यहाँ एंट्री ली और ये स्टॉप लॉस रखा है इस कैंडल के हाई को, और यहाँ से नीचे सीपीआर तक हमने देखा, तो 1.35 आवर ये रिस्क रिवॉर्ड दिखा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी यहाँ से इस कैंडल का जो गैप है टिल द सीपीआर, अगर ये डिस्टेंस 1 आवर के ऊपर है तो आप यहाँ रिवर्सल ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, अब हम जब ट्रेड लेंगे एक्चुअली, तो ये इससे बेटर मिलेगा हमको, क्योंकि हम इतना वाइड रेंज नहीं लेंगे। तो आप देखिए ये दिन प्रोसीड करता है और यहाँ पर अब एक बेरिश फीडबैक मिल रहा है थोड़ा सा। और अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्राइस सीपीआर तक ही आकर के रिवर्स हो जाएगा, बीच में से भी रिवर्स हो सकता है।
पर वो हम ट्रेड टू ट्रेड ये डिस्कशन हमको लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक ये रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द CPR, ये जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल के अगेंस्ट एक पुल बैक हमें मिल रहा है, यानी इस बेरिश मूव के अगेंस्ट एक बुलिश पुल बैक मिल रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और फिर एक बुलिश पुल बैक मिला, फिर वापस प्राइस CPR तक जाएगा, फिर यहाँ से एक बड़ा पुल बैक वापस इस डायरेक्शन में ये लेगा। अब अगली मूव में यहाँ पर अब ये जो छोटा सा बुलिश पुल बैक था ये कंफर्म हो गया और अब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड प्लान, जब मैं कहता हूँ कि ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपना एंट्री देखिए कि मैंने एंट्री लेनी है इसके नीचे, स्टॉप लॉस रखना है इस हाई के ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहना है, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ। और यहाँ से फिर मुझे देखना है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ लेना है। अब अगर यहाँ एंट्री मिल जाती है तो 1.6 आर का प्रॉफिट CPR तक मुझे मिल रहा है। ये है मेरे ट्रेड की प्लान। द ट्रेड मे और मे नॉट गो एग्जैक्टली एज पर माई प्लान। हो सकता है मुझे एंट्री ना दे, यहाँ अगली कैंडल यहाँ खुले और फिर ऊपर ही चला जाए, दैट्स फाइन। तो ये तीनों चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो अब इसमें फर्दर अब हम देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए प्राइस यहाँ तक CPR तक आता है और आप यहाँ पर फुल एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड्स में, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग में भी लोग रिवर्सल्स लेते हैं, पैराबोलिक लॉन्ग शॉर्ट लेते हैं। ज़्यादा बैठने के या बहुत छोटी छोटी पार्शियल बुकिंग्स करने के ये नहीं होते हैं ट्रेड। इनमें बस आप वंस यू रीच योर टारगेट जस्ट एग्जिट। अब इसके बाद में जो ये ट्रेड था, अगर ये इस तरह से यहाँ जाके यहाँ और वापस CPR से टकरा करके अगर ये नीचे ऐसे निकल जाता है और फिर CPR से ऐसे नीचे जाता है, तो यहाँ पर आपको एक CPR ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। आप यहाँ नहीं लेंगे, आप इसको लेट इट पुल बैक, लेट इट कंसोलिडेट अ बिट, और यहाँ पर फिर आप एक फर्दर सेकंड ट्रेड ले सकते हैं अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें देता है। लेकिन हम इस दौरान यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है इसमें हम नहीं बैठेंगे। आप इस यहाँ आपने एग्जिट किया और यहाँ आप वापस एंटर करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि ये इस CPR को क्रॉस करके दिखाए। तो इस पूरे थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक आप नहीं बैठेंगे, यहाँ आप एग्जिट कर जाएंगे। ड्यूरिंग द CPR यू विल नॉट बी इन द ट्रेड। तो फर्दर इस दिन में फिर ये वाकई में CPR के नीचे इसको अच्छे तरह से ब्रेक डाउन करता है और मे बी यहाँ कहीं आपको शायद एक पुल बैक ट्रेड अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ नहीं रहा। तो मेन जो ट्रेड था वो यही था और इस ट्रेड को हम कहते हैं एलियन कैंडल रिवर्सल ट्रेड। ये वाला जो आपने इस एलियन कैंडल से इस CPR तक लिया, ये एक ह्यूज गैप रिजेक्शन, गैप रिवर्सल ट्रेड नहीं है। ये बीच में कहीं खुल रही है और यहाँ पर आप यू आर इन टू माइंड्स कि क्या ये इतना दूर लौटेगा या ये बीच में से ही पुल बैक कर जाएगा। एक गैप रिवर्सल में आप बहुत श्योर होते हो कि यहाँ मुझे अच्छा खासा RR मिल जाएगा। अगर CPR तक भी नहीं पहुँचता है और यहीं बीच में से यहाँ से भी रिवर्स कर जाता है, तो एक गैप रिवर्सल ट्रेड में आपको आराम से यहाँ पर 1:3 का RR मिल सकता है। इस ट्रेड में आप इतना श्योर नहीं होते हो। तो ये ट्रेड मैंने फर्स्ट उसमें डिस्कस नहीं किया था बिकॉज दिस माइट कंफ्यूज यू अ बिट। लेकिन जब आप एक एक करके इनको देखेंगे तो ये एक नेचुरल ट्रेड है जो आपको बहुत बार लेने को मिल जाएगा। और उसके आगे जो तीसरा ट्रेड है वो जब CPR से वापस फाइनली वो रिजेक्ट होकर के प्राइस ऊपर निकलता है, तो दैट इज़ द एलियन कैंडल कंटिन्यूएशन ट्रेड। पहले एलियन कैंडल बनी और फिर हमने कंटिन्यूएशन ट्रेड लिया। कंटिन्यूएशन ट्रेड का मतलब है बुलिश टेरिटरी में बुलिश ट्रेड लिया। रिवर्सल ट्रेड का मतलब है हमने बुलिश टेरिटरी में बेरिश ट्रेड लिया। और ये तो एलियन कैंडल के बारे में हो गया। अब नेटिव कैंडल यानी कि CPR के नीचे ही ओपन हो रहा है और बेरिशली ही ओपन हो रहा है, तो उसका सबसे बढ़िया ट्रेड तो यही होता है कि नेटिव कैंडल कंटिन्यूएशन या ओपन ड्राइव वो फ़ौरन से ही एक अर्जेंसी ट्रेड की तरह उसी डायरेक्शन में निकल जाए, या फिर एक पुल बैक ट्रेड। तो ये भी वही जैसे ACC था ऐसे ही NCC है। तो यहाँ तक ये वापस लौटा और ये इट देन गिव यू अ CPR रिजेक्शन ट्रेड।
अब यहाँ पर जो ये एलियन कैंडल रिवर्सल हमने ट्रेड देखा, तो मोस्टली मैं यहाँ पर जो ये अगर इसी का काउंटर पार्ट आप देखें, ये नेटिव कैंडल्स है और यहाँ तक का डिस्टेंस, मोस्टली ये मैं अवॉइड करता हूँ ये वाला ट्रेड लेना। इसको मैं जब भी लेता हूँ जब ये मुझे एक गैप की तरह मिलता है। तो अगर एक गैप रिवर्सल की तरह मिल रहा है तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस इतना नहीं मिला है एज़ कम्पेयर टू द एलियन कैंडल रिवर्सल ट्रेड। तो जो नेटिव कैंडल रिवर्सल है, इसका एक एग्जांपल हम चार्ट पर देखते हैं, जिससे हम समझते हैं कि ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्यों रहता है। यहाँ देखिए कैंडल कहाँ ओपन हो रहा है, फर्स्ट कैंडल बेरिश टेरिटरी में सीपीआर के नीचे, और गैप है, कैसा गैप है, गैप डाउन। और पहली कैंडल कैसी है, ये एक नेटिव कैंडल है, यानी कि बेरिश कैंडल बेरिश टेरिटरी में। तो यहाँ टेरिटरी भी बेरिश है, गैप भी बेरिश है, और पहली कैंडल भी बेरिश है। और तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नेटिव कैंडल रिवर्सल, यानी कि हम बेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से प्राइस रिवर्स होके सीपीआर तक जाएगा और फिर नीचे जाएगा। हम इस पुल बैक पर बेट कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं तो ऑड्स बहुत अगेंस्ट है हमारे, बेरिश टेरिटरी है, बेरिश गैप है, बेरिश कैंडल है। तो इसलिए ये ट्रेड लेने में बहुत श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको ये कब लेना है, या इसको यूजुअली ना लिया जाए तो भी ठीक ही रहता है। बट कभी कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे इस दिन मिली थी। ये इमीडिएटली नेटिव कैंडल कंटिन्यूएशन यहाँ पर होता है, एक बेरिश कैंडल के बाद में दो और बेरिश कैंडल मिलती हैं। पर ये ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पर कंटिन्यूएशन वाला, क्योंकि अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये एक वर्जन सीपीआर टेरिटरी है, तो बहुत कम इसको जगह थी रिवॉर्ड देने की, इसलिए हमने इसको यहाँ नेटिव कैंडल कंटिन्यूएशन नहीं लिया। हुआ क्या फिर कि ये S2 पर आकर के रुकता है और फिर S2 के से ही बस एक बाउंस देना शुरू करता है। यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वही ट्रेड प्लान जब हम कहते हैं तो आप इस एरिया के ऊपर इस कहीं एंट्री लेंगे, और या तो S2 पर या फिर इस कैंडल के नीचे आप कहीं अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। और आपका जो टारगेट रहेगा, मैक्सिमम टारगेट आपका रहेगा सीपीआर, बैक टू सीपीआर, या 1 to 2 आवर का ट्रेड अगर आपको यहाँ मिलता है तो इसको आप लीजिए, और जैसे ही प्रॉफिट मिल जाए इमीडिएटली इसको एग्जिट कर दीजिए। वैसे ही एक लो प्रोबेबिलिटी लो कन्विक्शन ट्रेड है, इसमें बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक अब ये सब डिस्कशन जो रहा एंट्री टैक्टिक्स का, ये वो चीज़ें हैं जो हमें डेली काम आएंगी, रोज़ ही ये सब चीज़ें देखनी है, ध्यान में रखनी है। अब इस सब के अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं जो हमें देखनी तो रोज़ पड़ती हैं, लेकिन काम किसी किसी दिन आती हैं। तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है वॉल्यूम प्रोफाइल। जब हम एक नॉर्मल वॉल्यूम्स को, ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स को देखते हैं, तो वो चार्ट के नीचे या ऊपर वॉल्यूम बार्स या कैंडल्स की तरह होते हैं, जो कि टोटल ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाता है ओवर टाइम। यानी 9:30 बजे की जो कैंडल थी उसमें इतनी वॉल्यूम आई, फिर ये 12 बजे जो कैंडल बनी उसमें इतनी वॉल्यूम आई, ऐसे ओवर टाइम दिखाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है कि इसी को आप ऐसे एक तरह से कहा जाए तो वर्टिकली प्लेस कर दीजिए, ताकि वो प्लॉट करे वॉल्यूम को अगेंस्ट प्राइस लेवल्स। वो ये रिवील करता है कि एक्चुअली किस लेवल पर ये, यहाँ ये टाइम के बेसिस पर दिखाता है कितनी वॉल्यूम हुई, ये प्राइस पॉइंट के बेसिस पर दिखाता है कि मैक्सिमम जो यहाँ वॉल्यूम ये 26,020 पर हुई इस पूरे दिन में। तो ये एक हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम जो है ये एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट से के हिसाब से अपना जो ये बार्स हैं उनको क्रिएट करता है। तो ये वॉल्यूम बाय प्राइस है, जो ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम बाय टाइम है। अब इसमें जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम आया
या यहाँ लोएस्ट वॉल्यूम आया, उसी तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल में जो पीक्स होती हैं, जैसे ये पीक है सबसे बड़ा, इसमें ये आपको अलग ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की जो कोई अगर जोन आपको ऐसी मिलती है तो उसे हम कहते हैं हाई वॉल्यूम नोड, HVN। और अगर कोई माइनर छोटी पीक्स मिल रही हैं उसके बाद में तो उनको कहते हैं लो वॉल्यूम नोड्स। तो हाई वॉल्यूम नोड्स वो प्राइस लेवल हैं जहां मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ प्राइस एग्रीमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स मेट, और इस प्राइस पॉइंट पर एक्सटेंसिवली उन्होंने ट्रेड किया। तो जो हाई वॉल्यूम नोड होती है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जोन इंडिकेट करती है और मोस्टली एक फेयर वैल्यू एरिया के साथ में कोइंसाइड करता है। यानी कि ये उस दिन के लिए मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट को एक इक्विलिब्रियम माना और यहीं पर ज़्यादातर टाइम वॉल्यूम के हिसाब से स्पेंड किया। तो जब भी ऊपर से अब प्राइस आता है तो इस तरह के जो अगर नोड्स का कोई लेवल है नीचे तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, और नीचे से प्राइस आता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इस हाई वॉल्यूम नोड में भी जो ये सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट प्राइस लेवल है जहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुई थी, इसको हम कहते हैं POC या पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये एक जोन नहीं होती, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है, एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट होता है ये। तो मोस्टली हम जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हम जोन्स के बारे में बात करते हैं। इवन HVN भी अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो एक जोन है, बट द POC इज़ अ वन सिंगल स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट है। और इसको इसकी कुछ लोग इसको कई फैंसी नामों से जैसे कि फेयर वैल्यू एंकर कहते हैं, या कुछ लोग इसे वॉल्यूम मैग्नेट कहते हैं। ऑल्दो ऐसा कोई मैजिकल एट्रीब्यूट्स उससे नहीं जोड़ने चाहिए, पर फिर भी इसके अलावा जो प्राइस रेंज है जहाँ पर इस पूरे दिन का अबाउट 70% टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, उस पूरी जोन का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे VAH बोलते हैं, वैल्यू एरिया हाई, और जो लोअर पॉइंट है उसको बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। तो अपर बाउंड्री वैल्यू एरिया की और लोअर बाउंड्री वैल्यू एरिया की, तो ये पूरा जो जो ये तो HVN के आसपास हमने एक जोन सोच लिया ऐसे ऐसे होगा, और ये पूरा एरिया एक वैल्यू एरिया बन जाता है जहां मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड होती है ड्यूरिंग दैट सेशन। तो वॉल्यूम प्रोफाइल को चार्ट पर हम किस तरह से लाते हैं, तो उसके लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना होगा। यहाँ पर बिल्ट इन इंडिकेटर का जो ये सेक्शन है इसमें टेक्निकल्स में प्रोफाइल्स में जाइए और यहाँ पर आपको सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फॉर एवरी सेशन ऑन योर चार्ट ये एक इस तरह का वॉल्यूम प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। और इसको आप अपने हिसाब से ऑब्वियसली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है सिंगल लाइन, ये POC है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और आप चाहें तो इसका जो VAH और VAL है उसे टर्न ऑन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने से थोड़ा मैसी हो जाता है चार्ट, और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत इजी, जितना काम की चीज़ है उतना मैं आपको इसमें बता दूंगा। आप ट्रेडिशनल वॉल्यूम से इसको आप कंपेयर करें तो देखिए ये वाला इधर हम देखते हैं तो यहाँ ये सिंपल वॉल्यूम्स हैं। तो शुरू में देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर आई हैं। उसके बाद दिन में बीच में यहाँ पर एक ये जो कैंडल थी इसकी अच्छी वॉल्यूम थी, एंड द डे एंडेड हेयर विद दीज फ्यू वॉल्यूम्स। तो जो ट्रेडिशनल वॉल्यूम है वो तो हमको बता रहा है कि भाई यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा थी, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा थी और यहाँ ज़्यादा थी। और वॉल्यूम प्रोफाइल हमसे कह रहा है कि भाई ये जो एरिया, ये जो लाइन है या इसके आसपास की जो जोन है, अगर आप चाहें तो HVN को इस तरह से उसके आसपास की एक दो कैंडल्स के साथ ऐसे उसको आप डिनोट कर सकते हैं कि ये जो जोन है, या एग्जैक्टली अगर एक पॉइंट देखना है तो ये जो POC है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई, और ये इस दिन के लिए एक इक्विलिब्रियम या फेयर वैल्यू पॉइंट था। तो आगे चल के ये जोन जब कभी टेस्ट होती है तो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है।
तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जैसे सीपीआर में हम पिछले दिनों के प्राइस लेवल्स के हिसाब से आज का लेवल डिसाइड करते हैं, उसी तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल हमें लाइव मार्केट में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल जब हम एंड ऑफ डे एनालिसिस या प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं तब हम देखेंगे कि पिछले दिनों की कौन सी वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे लिए यूज़फुल है, और आज के दिन उस प्रोफाइल, उस पीओसी या उस जोन का क्या कहीं कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के मायने निकल रहे हैं या नहीं। जैसे इस केस में आप देखिए, ये जो पीओसी था, सो नेक्स्ट डे इट डिड नॉट गेट टेस्टेड, राइट। तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि इसको मैं अक्सर कर ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ तो आगे तक चला जाता है। तो आप अगले से अगला दिन ये वही अभी जो हमने देखा एग्जाम्पल, जो नेटिव कैंडल रिवर्सल का जो ट्रेड अभी देखा, वहीं देखो आप, ये इसी पीओसी, अनटेस्टेड पीओसी पर आकर के इसने सपोर्ट लिया। यहाँ मैंने सीपीआर लगा ही नहीं रखा है कुछ लोग तो वॉल्यूम प्रोफाइल और मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे काम चेक कर देते हैं, बट सीपीआर इज़ वेरी एसेंशियल। तो खैर, ये यहाँ इस पीओसी पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये चीज़ आपको देती है कन्विक्शन। ठीक है, यहाँ पर जहाँ मेरा कन्विक्शन लो था इस ट्रेड को लेने का, वहीं इस सपोर्ट की वजह से मेरा कन्विक्शन हाई हो गया। ये वाली पीओसी देखो इसी तरह से, ये ऊपर, ये इस दिन टेस्ट ही नहीं हुआ, तो मे बी अब अगले आने वाले दिन के लिए अब यहाँ कहीं अगर ये प्राइस इससे कहीं टकराता है तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको हेजिटेंसी मिल सकती है प्राइस को ऊपर निकलने के लिए। एक बार इससे ऊपर निकलता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये अब हर सेशन पर इस तरह से ये लगा रहना थोड़ा सा बहुत क्लटर हो जाता है चार्ट में। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका रहता है, यहाँ से फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इसको फेवरेट करके रख लीजिए और यहाँ नीचे ये आपके फेवरेट बार में आ जाएगा, और फिर आपको ये मैनुअली ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैनुअली ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि डे के ओपन प्राइस से डे के क्लोज प्राइस तक, फर्स्ट क्लिक जो आपने करी डे के ओपन प्राइस पे की, और सेकंड क्लिक करी डे के क्लोज प्राइस पर, और ये बन गया आपका वॉल्यूम प्रोफाइल केवल उसी सेशन का। और ये इसका पीओसी है, ये कोइंसाइड कर रहा है जो हमने अभी मार्किंग की थी उसके साथ। तो ये इस तरह से इंडिविजुअल एक सेशन का आपको रखना है तो आप ऐसे मैनुअली बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको मैनुअली बनाना। इस दिन के ओपन प्राइस है ये, यहाँ से लेकर के इस दिन के क्लोज प्राइस तक, यहाँ पर ये बन गया इस दिन का ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो अगर आप पूरे चार्ट का नहीं चाहते, किसी एक सेशन का चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जल्दी में टाइम नहीं है तो ये बनाया, अपना देखा और फिर इसको टर्न ऑफ किया। नो नीड टू कीप दिस ऑन द चार्ट ऑल द टाइम। और इसमें एक चीज़ और होती है कि ये जो प्रोफाइल है इसकी शेप कैसी है, इससे भी कई चीज़ें पता चलती हैं हमको कि मार्केट एक बैलेंस्ड है या ट्रेंडिंग है, एक्सेप्ट कर रही है प्राइसेस को, रिजेक्ट कर रही है। तो कुछ कॉमन जो इसकी शेप्स हैं वो कॉमनेस्ट या सबसे नॉर्मल कहा जाए तो ये इस तरह का एक ये डी शेप अगर बन रही है, जो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेपेड कर्व है, इसमें ये पीओसी बीचों बीच में यहाँ कहीं होगा, तो ये एक बैलेंस्ड मार्केट को इंडिकेट करता है। यानी बायर्स और सेलर्स इक्विलिब्रियम में हैं और उन्होंने एक टेम्पररी बैलेंस इस जगह बना लिया है, और कोई भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है एक से एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, और प्राइस एक प्रोबेबली साइडवेज प्राइस चैनल में है। तो इस तरह की वॉल्यूम प्रोफाइल जिस दिन मिल रही है तो उस दिन आप एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये एक पी शेपेड प्रोफाइल मिल रही है, कैपिटल पी जैसा। जो पीओसी और वैल्यू एरिया है ये प्रोफाइल के टॉप पर है यहाँ कहीं, तो ये इंडिकेट करता है कि हायर प्राइसेस पर वॉल्यूम ज़्यादा रही उस दिन, और बुलिश इंटेंट उस दिन के लिए ये इंडिकेट करता है। और ये लेवल्स जो हैं होल्ड करने की संभावना अगले दिन ज़्यादा होती है। इसी का रिवर्स है ये स्मॉल बी शेपेड, अगर इस तरह की वॉल्यूम प्रोफाइल मिल रही है तो ये वही बेरिश इंडिकेट करता है जो सेशन है, और यहाँ पर लोअर लेवल्स पर जो है सेलिंग हुई।
कभी कभी डबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इस तरह का, कैपिटल बी। तो यहाँ तो ये दो डिस्टिंक्ट पीक्स मिल रही हैं, दो एच वी एन मिल रही हैं, थोड़ा ही फ़र्क है दोनों में, दोनों के लेवल्स में। तो ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किस प्राइस एरिया में डोमिनेंस ज़्यादा है। और कभी कभी इस तरह का जिसमें कोई मतलब नहीं है, एक फ्रेगमेंटेड सा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, सेवरल पीक्स विद नो क्लियर डोमिनेंट स्ट्रक्चर, एक अनबैलेंस्ड मार्केट, कोई क्लियर डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं है। तो इस तरह के वॉल्यूम प्रोफाइल के दिन को आगे नेक्स्ट डे आगे बढ़ा करके उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखने का कोई मायने नहीं रहता है। तो इसको हम चार्ट पर देखते हैं। तो जैसे ये दिन देखिए, ये क्या है, ये एक पी शेपेड प्रोफाइल है, ठीक है। अपर लेवल्स पर आपको मिल रहा है मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम और प्राइस, एक बुलिश इंटेंट दिखाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये नीचे ये एक बी शेपेड प्रोफाइल है। यहाँ पर देखिए ये गॉसियन डी शेपेड प्रोफाइल है। बहुत इजीली एक ग्लांस पर पता चल जाएगा ये एक बी शेपेड प्रोफाइल है। प्रोबेबली आप इसको कि यहाँ पर एक पीक और है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन टू अ बी शेपेड प्रोफाइल, आप कैपिटल बी शेपेड प्रोफाइल आप कह सकते हैं। ऐसे ये एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबली एक रेंज बाउंड डे है, अगले दिन का प्राइस एक्शन ट्रेंडिंग हो सकता है। तो बहुत इजीली ये चीज़ें दिख जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक बेसिक चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। तो अब ये हम इसके बेसिस पर अपने ट्रेड्स में किस तरह से हमें एंट्री टैक्टिक्स या ट्रेड मैनेजमेंट में ये किस तरह से हेल्प करता है, अब वो हम देखते हैं चार्ट पर। और उसका एग्जाम्पल ये है दिन 8 दिसंबर, और इस दिन प्राइस अच्छा खासा ट्रेंडिंग रहा। तो इस दिन की अगर आप प्रोफाइल ड्रॉ करें तो दिन के ओपन से लेकर दिन के क्लोज तक ये बन गया प्रोफाइल। लोअर लेवल्स पर यहाँ सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम नोड हमें मिलता है और पीओसी मिलता है। तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से अगले सेशंस तक के लिए। तो फिर देखिए नेक्स्ट डे ये लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ, और फिर थर्ड डे इस दिन यहाँ पर ये अब ये एक नैरो सीपीआर वाला दिन है, और इस दिन सीपीआर के बेसिस पर डिसीजंस लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो प्राइस आगे चलता है और यहाँ पर R1 और प्रीवियस डे हाई जो है उसको भी ब्रीच करता है और टकराता है इस दिन के पीओसी से। ये एक बेरिश कैंडल हमको देता है, क्लियर कट बेरिश कैंडल। एक बॉडीड कैंडल होनी चाहिए यहाँ पर, एक वेल डिफाइंड, जैसे ये है। ना सिर्फ इससे रिजेक्ट हो रहा है बल्कि R1 और प्रीवियस डे हाई को के भी नीचे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपने यहाँ कहीं एंट्री ली इस पीओसी या इसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा, और फिर सीपीआर तक फर्स्ट जो आपका यहाँ पर आपको 2 आवर का एक ट्रेड ये दिखा रहा है। तो नैरो सीपीआर वाले दिन यू कैन इवन ट्राई टू टेक सम पोजीशन बियॉन्ड द सीपीआर ऑल्सो, क्योंकि नैरो सीपीआर का कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देता है प्राइस को। पर खैर, तो खैर ये देखिए यहाँ इमीडिएटली इसने आपको ये एक डायरेक्शनल मूव दे दी, और ड्यूरिंग द डे भी उसने अगले लोअर पिवट्स तक भी आपको एक अच्छा ट्रेड दिया। एक और एग्जांपल, ये 2 दिसंबर, यहाँ देखिए दिन के ओपन से लेकर के और दिन के क्लोज तक ये वॉल्यूम प्रोफाइल बनता है। ये कभी कभी और लेवल्स के साथ में जब उनके उनके साथ कोइंसाइड करता है तो वो हमें देता है लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस, जो कि हाई कन्विक्शन हमको देते हैं किसी ट्रेड में। तो ये इस दिन का ये पीओसी है, और अगर आप चाहें तो ये जो एरिया है इसके आसपास की वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो इनको एक जोन की तरह ऐसे मार्क कर सकते हैं आप चार्ट पर। ठीक है। तो अब आप देखिए अगले दिन लार्जली ये एरियाज बहुत ज़्यादा
बस एक बार यहाँ ओपन पर ही टेस्ट हुए। थर्ड डे अब ये एक ऑलमोस्ट एक वर्जन CPR आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक ये POC हमारा पिछले दिन का 2 दिन पहले का दिख रहा है, प्रीवियस डे हाई, और R1 कितनी सारी कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ से दिख रही है। तो अगर आप पहली चीज़ तो अगर इफ़ यू आर लॉन्ग फ्रॉम हेयर तो ये एक अच्छा लेवल है यहाँ पर कुछ एटलीस्ट कुछ या सारी पोजीशन बुक कर लेने का। और यहाँ से जब आपको एक पुल बैक मिलता है तो यहाँ पर आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, इन सब लेवल्स के नीचे क्लोज हो गई है, इस जोन को हटा दीजिए। तो अब आप देखिए अब यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ही आपको दे रहा है। यहाँ अगर CBR तक भी लेते हैं तो 2-2.5 हज़ार का दे रहा है आपको रिवॉर्ड। तो आप ये देखिए ये ट्रेड भी दिस वेंट वेल। एक और एग्जांपल है 19 नवंबर का, ये इस दिन की वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये इसका POC है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो आगे चल के आप देखिए नेक्स्ट डे यहाँ से एक बाउंस मिलता है और उसके नेक्स्ट डे अगर आपने यहाँ पर एक ये कंटिन्यूएशन ट्रेड लिया है बेरिश, तो वो भी यहीं तक ही ख़त्म हो गया और यहाँ से बैक टू CPR इसने आपको एक रिवर्सल ट्रेड का अपॉर्चुनिटी और दी। तो मल्टीपल तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने चार्ट्स पर। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये दिन है 17 अक्टूबर, इसमें दिन के ओपन से लेकर के दिन के क्लोज तक ये आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल बन गई। आपने इसके POC को एक्सटेंड कर दिया। कभी कभी दूसरे दिन तीसरे दिन भी नहीं, बहुत दिन तक अगर वो लेवल अनटेस्टेड रहे तो आगे चल के उसकी कुछ सिग्निफिकेंस निकल के आती है। जैसे इस दिन टेस्ट नहीं हुआ, इस दिन टेस्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर आकर के ये दिन। तो आप देखो इधर से आप ऑब्वियसली एक बेरिश ट्रेड में होंगे, तो पहली चीज़ तो ये आपको एक प्रॉफिट बुकिंग की या एग्जिट की इंडिकेशन दे रहा है, और वहाँ से फिर आपको एक बाउंस बैक भी मिलता है उस दिन और नेक्स्ट डे बुलिश। तो ये इस तरह से ये पता चलता है कि लेवल कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस, इसको जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं और दे ट्राई टू डिफेंड इट सूनर और लेटर। हालांकि दिस इज़ नो गारंटी कि हमेशा ही ऐसा होगा, बहुत बार ये लेवल्स फेल हो जाते हैं या कई ऐसे लेवल्स होते हैं जो हम मिस कर देते हैं, तो इट्स ओके। बट अगर आपको कोई ऐसा अनटेस्टेड लेवल मिल रहा है अगले 2-4 दिन के लिए तो उस पर ज़रूर कुछ नज़र आपकी रहनी चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये दिन है 7 अक्टूबर, ये इस दिन आपको एक ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिन मिल रहा है, नीचे ऊपर दोनों ही लेवल हैं, और ये इसका POC है। ज़्यादातर एक्टिविटी इसी एरिया में हुई। नेक्स्ट डे यहाँ से रिजेक्ट होता है, और थर्ड डे अगर यहाँ पर आप CPR ब्रेकआउट से एक बुलिश ट्रेड में थे तो यहाँ से ये ट्रेड कंप्लीट होता है, इस लेवल के ऊपर ये नहीं जा पाया। और एक एग्जांपल ये है बैंक निफ्टी 26 जून। तो ये 26 जून का POC है जो अगले कई दिन तक टेस्ट नहीं हुआ, और फिर इस दिन जब आप एक बेरिश ट्रेड में थे तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी इसको मेहनत करनी पड़ी, इसको तोड़ने के लिए 2-3 दिन लग गए इसको ब्रेक करने के लिए। तो अगेन ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट प्रूव हुआ। और मोर देन एनीथिंग दिस सर्व्स एज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग कन्विक्शन इन योर ट्रेड। जैसे ये इस दिन का POC है और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप नेक्स्ट डे देखिए बहुत नैरो CPR है, वहीं पर ये POC का सपोर्ट हमें मिल रहा है और ये हमने एक जोन बना ली है जो हाई वॉल्यूम्स थी। तो अब हमको ये एक सपोर्ट लेवल की तरह दिख रहा है, और ये बहुत वॉलेटाइल दिन था। इस दिन का एग्जांपल शायद मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन शायद तब वॉल्यूम प्रोफाइल के सपोर्ट के बारे में शायद नहीं बताया था। तो ये RBI इवेंट डे था, ऐसे दिनों में दूरी रहना चाहिए, लेकिन अब कभी कभी कन्विक्शन बन जाता है तो फिर ट्रेड ले लिया जाता है। तो अब इस कैंडल पर
यहाँ पर वाइट टेल नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बहुत वॉलेटिलिटी है, बट ये जो बुलिश कैंडल आई इस सपोर्ट से, तो यहाँ पर फिर कन्विक्शन मुझे मिला। फिर इस कैंडल के हाई पर हमने ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे यहीं कहीं रखा, और प्रॉफिट टारगेट, क्योंकि ये एक बहुत वॉलेटाइल डे था इसलिए प्री फिक्स करके यहाँ पर रख दिया। जो भी यहाँ पर 2.5 आवर के आसपास अगर जितना भी मिलता है तो विल बी हैप्पी विद इट। तो ट्रेड देन प्रोसीड करता है, और एक ही कैंडल में ये दो यहाँ इवन R2 तक भी पहुँच गया, और वो दिन भी फिर आगे चल के बुलिश ही रहा। तो इस तरह से आप वॉल्यूम प्रोफाइल को अपने CPR की जो इंट्राडे स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इससे अपने ट्रेड्स की एंट्री और एग्जिट दोनों ही के लिए यूज़फुल है। दोनों में आप कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ ज़रा भी कंफ्यूजिंग लगती है तो मत यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वॉल्यूम यूज़ ही नहीं करता इस तरह की, तो और जब यूज़ करनी है तो ऐसे ही करता हूँ, नहीं तो नहीं भी करो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कुछ नहीं है, ऐसे एसेंशियल नहीं है ये। आप कर पाते हो, आप कंफर्टेबल हो इसके साथ, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, विद टाइम आपको बहुत बहुत मज़ा आता है इसे इस तरह से एनालाइज करने में, यूज़ करने में। तो जब आपको इसमें मज़ा आने लगे तब आप इसको यूज़ कीजिए, इसको एक बर्डन की तरह मत लीजिए कि ये करना है, ये क्या नई चीज़ बता दी ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल के अलावा जो एक और चीज़ जो हमें देखनी डेली पड़ती है लेकिन काम डेली नहीं आती, वो है सप्लाई और डिमांड जोन्स। तो जब भी हम ट्रेडिशनली सप्लाई जोन, डिमांड जोन का नाम सुनते हैं तो सैम साइडन का नाम जहन में आता है, और इनकी बहुत ही पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड ये स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं कि डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ किया जाए, सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस तरह की बहुत स्कोरिंग सिस्टम्स वगैरह भी हैं इसमें। और मैंने अपने ट्रेडिंग करियर का काफ़ी समय इसको सीखने समझने में ख़राब किया। ख़राब किया का मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या ये काम नहीं करता है। ख़राब किया मतलब सीखा समझा, बहुत टाइम स्पेंड किया और फिर छोड़ दिया यूज़ करना। तो पर्सनली उसका कोई प्रोबेबली कहीं अनकॉन्शियस माइंड में कोई उसकी कुछ बना हो, पर एक्टिवली मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ये जो तरीका है, ये मोस्टली मैकेनिकल तरीका है। आप इसको अगर इस तरह से जो लोग इस समय यूज़ कर रहे हैं, इट्स फाइन। और ये तो अब इंडिकेटर के बेसिस पर या इवन एल्गोरिदमिकली भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लाई डिमांड जोन्स जब हमें देखनी है तो फिर इसमें हमें फिर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल तरीके से नहीं देखना है। हमें उसको बस प्रैक्टिकली सिंपल तरह से देख लेना है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस इस तरह से चल रहा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत एक कंसोलिडेशन की जोन से सडनली प्राइस बहुत इंटेंसिटी के साथ में नीचे जाता है, और फिर एक एरिया में आकर के फिर रुकने लगता है, और फिर वहाँ से फिर सडनली डिमांड आती है और प्राइस शूट अप करता है, और वापस प्राइस एक जोन में पहुँचता है, फिर कंसोलिडेट करता है और फिर तेज़ स्पीड से निकल जाता है। तो जो भी इस तरह के एरिया आपको मिलते हैं चार्ट पर जहाँ से सडनली एक इंटेंस मूव प्राइस देता है, एक ट्रेंड करता है एक डायरेक्शन में, तो उस एरिया को मार्क करके रख लेना है। तो जब ये एक डाउन मूव देगा तो ये जो जोन बनेगी आगे तक के प्राइस के लिए, ये एक सप्लाई जोन होगी। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इधर आएगा तो वहाँ से रिजेक्ट होने की संभावना काफ़ी रहेगी। उसी तरह से जब प्राइस एक साथ एक अप मूव देता है, एक इंटेंस मूव देता है, ट्रेंड करता है, तो उस दिन का जो ये जोन रहेगी वो एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगी अगले आने वाले सेशंस के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल चार्ट पर देखते हैं, ये दिन है 10 दिसंबर, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आप देखिए इस दिन यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और फिर प्राइस ने एक इंटेंस डाउन मूव दिया, CPR को ब्रेक करते हुए दूसरी तरफ आया। तो आप जो कैंडल
आपको सबसे पहली कैंडल जहाँ से मूव इनिशिएट हुई, जो एक बड़ी वाइड रेंज वाइड बॉडीड कैंडल होनी चाहिए, जिसके बाद में आपको फॉलो थ्रू भी मिलना चाहिए, उस कैंडल से लेकर के और आसपास का जो एक कंसोलिडेशन का एरिया है, वहाँ यहाँ कहीं आप एक जोन इस तरह की ड्रॉ कर दीजिए, उसे एक्सटेंड कर दीजिए, छोड़ दीजिए एक्सटेंड करके। आपको याद नहीं रहेगा हर दिन एक्सटेंड करना, तो टिल द एंड ऑफ द चार्ट एक्सटेंडेड टू द राइट, आगे चल के डिलीट कर देना जब उसका काम ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट डे फिर इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ से एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल सीधे इस जोन में और सीधे प्रीवियस डे हाई पर आ रही है, ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग जिसका कोई नीचे कोई विक नहीं, ऊपर कोई विक नहीं, इससे ज़्यादा इतनी वाइड रेंज कैंडल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है। मोस्टली ऐसा सोचा जाता है कि इसके नीचे के आप ऑप्शन सेल करके बैठ जाइए, दिस लेवल विल प्रोबेबली बी डिफेंडेड थ्रू आउट द डे। लेकिन उस दिन ये जो जोन थी, यहाँ से वापस सप्लाई हमें मिली। तो पहली दो तीन चीज़ें बस इसमें सीखने की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप सप्लाई जोन या डिमांड जोन इस तरह से बनाएं, तो गैप में नहीं बनानी है, गैप नहीं होना चाहिए, प्राइस चल के आना चाहिए नीचे, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ये जो ट्रेंडिंग मूव है, जो इंटेंस मूव है, इमोशनल नहीं होनी चाहिए। तो गैप नहीं होना चाहिए, बिना गैप के ड्रॉ करिए। गैप से ट्रेड करने की स्ट्रेटजीज अलग हैं, गैप फिलिंग वो भी बहुत वैलिड एक चीज़ है, पर वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक गैप जोन आप कह सकते हैं, बट सप्लाई जोन शुड नॉट हैव एनी गैप्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन। और दूसरी चीज़ है कि ये इसको एक लाइन की तरह मत ड्रॉ कीजिए कि बस बस यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दी कि ये कैंडल का हाई था, अब इसी को मैं देखूंगा, नहीं। उसको एक आसपास के जो कोई भी लो मिल जाए, कोई हाई मिल जाए, वहाँ से कनेक्ट करके एक जोन बना दीजिए छोटी सी। और तीसरी चीज़ ये है कि जितनी बार ये सप्लाई जोन हिट होगी, उतनी ये वीक होती जाएगी, स्ट्रांग नहीं होगी, वीक होती जाएगी। तो फर्स्ट जो उसका टच होता है, वो बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है कि वो वहाँ से प्राइस बाउंस करेगा और रिएक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द जोन, यानी कि सप्लाई जोन को तोड़ने की संभावना होगी। दूसरी बार करे, तीसरी बार करे, आगे चल के कभी ना कभी तो ये जोन क्रैक होनी है। तो फर्स्ट टच या सेकंड टच में ये आप इसको एक कन्विक्शन जोन की तरह देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल। तो कभी कभी जो इस तरह की जोन्स होती हैं, बहुत दूर जा कर के नहीं, बल्कि सेम डे ही आपको एक आउटपुट दे देती हैं। जैसे यहाँ से ड्यूरिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे एक स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश मूव मिली, जिसमें कहीं कोई बेरिश कैंडल है ही नहीं 10 बजे तक, और ये CPR से ही ओरिजिनेट होती है, यहाँ कोई गैप भी नहीं है। तो आप ये जो कैंडल है, इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक हम एक जोन बना देते हैं। अब प्राइस वहाँ से आपको अगर आप एक रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, तो इस जोन पर जब आएगा, ऑब्वियसली यहाँ CPR भी है, तो जब इस जोन पर आएगा तो यहाँ से उसके बाउंस करने की संभावना बहुत रहेगी। तो आप देखिए, एक बार दो बार इसने यहाँ से बाउंस किया, डिमांड जोन की तरह एक्ट किया, और फैग एंड ऑफ द डे पर जाकर के उस जोन को ब्रेक किया। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो उसका टेस्टिंग थी, उसमें उसको ब्रेक कर दिया। और एक एग्जांपल है इस तरह का, एक वियर्ड प्राइस एक्शन इस तरह का, जिसका कोई लॉजिक, कोई सेंस कुछ नहीं है। ये प्रोबेबली एक न्यूज़ बेस्ड कुछ हुआ यहाँ पर, कोई ऐसी न्यूज़ आई होगी जैसे इस तरह की एक पैराबोलिक सी मूव आपको देखने को मिली। तो ये जो इसका जो ये डिमांड जोन है, ये डेफिनेटली आपके चार्ट पर ये इस तरह की डिमांड जोन रहनी चाहिए। तो आप अगर आगे चल के हम देखें, तो आप देखें नेक्स्ट डे एक प्रॉफिट बुकिंग या एक बेरिश मूव वापस यहीं पर आकर रुकती है, और फिर थर्ड डे यहीं से फिर बाउंस करता है, और फिर प्राइस वहाँ से वापस ऊपर जाता है। तो ये जो एरिया था, ये एक डिमांड जोन थी, यहाँ पर आपको एंट्री के लिए बहुत कन्विक्शन देगी। हालांकि यहाँ CPR है, तो आप CPR ब्रेकआउट का वेट करके ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं इस केस में। और एक एग्जांपल है ये 29 जुलाई। तो ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, और उसके बाद में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव यहाँ से ऊपर तक गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक जोन क्रिएट कर देते हैं, और फिर हम क्या देखते हैं कि 2 दिन बाद वहीं से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, और आपको एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड दे रहा है डिमांड जोन की डायरेक्शन में।
और एक एग्जांपल ये 18 जुलाई, यहाँ पर ये देखिए प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ से गैप नहीं है कहीं कोई, और ये पहली बड़ी कैंडल है दिन की। तो यहाँ से और आसपास के पिछले दिन का भी कोई यहाँ तक आप ले लीजिए, जोन क्रिएट कर दीजिए, ये एक सप्लाई जोन हो गई। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ आएगा तो कम से कम फर्स्ट टच में हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई रिएक्शन। तो क्या होता है, इस दिन प्राइस यहाँ आता है और आपको एक प्रॉम्प्टली एक रिवर्सल ट्रेड देता है टिल द CPR। और बाकी उस दिन से अगले दिन भी ये सेकंड टच, ये थर्ड टच, उसके बाद में जाकर के ये जोन ब्रेक होती है। तो इतना ही बस बेसिक एक यही दो तीन चीज़ें याद रखनी हैं, और इससे सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इससे ज़्यादा डिटेल में ये सब जाने की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की। अगेन, अगर जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल में हमने कहा था कि अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर अगर अभी आप कंफर्टेबल नहीं हैं इसे यूज़ करने में, तो आप एक साथ सब चीज़ें पाइल ऑन मत कर दीजिए अपने चार्ट पर। तो देखते रहिए धीरे धीरे, विद टाइम दिस विल कम इन योर फ्लो, और आप इंस्टिंक्टिवली ये जोन्स और ये प्रोफाइल्स आप इनको देखने लगेंगे। तो अब लगभग सारे एंट्री टैक्टिक्स देखने के बाद में जो एक चीज़ जिस पे थोड़ी डिस्कशन बाकी रहती है, वो ये जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, कन्विक्शन। ये मैं कहता हूँ कि इन सब का एक एक एसेंस है जिसमें आप ये सब चीज़ें कंबाइन करके फाइनली ये डिसीजन लेंगे कि आपने कितनी इंटेंसिटी से उस ट्रेड को परस्यू करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे पहला तो यही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, दे शुड बी इन सिंक। दोनों एक ही तरह का स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ बैंक निफ्टी एक बहुत ही नैरो CPR के ऊपर CPR ब्रेकआउट देने के बाद में आगे फिर मूव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ निफ्टी उसी, उसका जो स्ट्रक्चर है प्राइस का वो लगभग सेम है, बट इट वाज स्टक इन CPR। तो अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से आगे चल के एक बड़ी मूव देनी है तो उसके लिए निफ्टी का भी इस लेवल के ऊपर आना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो रादर देन कि हम यहीं पर ट्रेड लें, हम वेट करते हैं कि हम यहाँ इसको ब्रेकआउट होने दें और फिर इस इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड लें। और अगर आप ले ही रहे हैं तो फिर आपका ये दिस वुड बी अ लो कन्विक्शन CPR ब्रेकआउट, जिसको आप फुल साइज के साथ मत लीजिए। सिमिलरली इस दिन देखिए 25 नवंबर, बैंक निफ्टी बार बार CPR के ऊपर निकल के आगे जाने की कोशिश करता है, एक बार, दो बार, तीसरी बार, लेकिन हर बार ये फेल होता है क्योंकि यहाँ पर निफ्टी को CPR रेजिस्टेंस है, बार बार CPR से रिजेक्ट हो करके नीचे आ रहा है। तो इस दिन फिर वही CPR ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए यू हैव टू वेट टिल द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कम्स एट द सेम लोकेशन, और इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ और आप यहाँ ट्रेड ले ही रहे हो तो फिर इट शुड बी अ लो कन्विक्शन ट्रेड। या फिर एक इस तरह का दिन, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी कॉन्स्टेंटली अबव CPR है और R1 पिवट से आगे निकलने की कोशिश कर रही है, और निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बिलो द CPR एंड एट टाइम्स इट ट्राइज टू क्रॉस ओवर द CPR बट फेल्स। तो जब तक एक इंस्ट्रूमेंट इतना कहें तो नॉट बुलिश है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक ये दोनों एक सिंक में नहीं आएंगे ये एक अच्छी सस्टेनेबल ट्रेडेबल मूव नहीं मिल पाएगी। तो ये इस तरह के दिनों को इधर यू अवॉइड, और इवन अगर कहीं बहुत ही अच्छा सेटअप मिल ही रहा है तो टेक इट एज अ लो कन्विक्शन ट्रेड। अब इसके आगे दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि द प्राइस शुड बी बियॉन्ड वैल्यू एंड रेंज। तो वैल्यू और रेंज के क्या मायने हैं फिर से बताते हैं। कई तरह से आप इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं वैसे तो उसको चार्ट पर जैसे हम देखें तो ये डे है बैंक निफ्टी 26 नवंबर।
तो एक तो रेंज हो गई प्रीवियस डे की रेंज, प्रीवियस डे हाई से लेकर के प्रीवियस डे लो, इस रेंज के बियॉन्ड है प्राइस। दूसरी रेंज हो गई जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो वैल्यू एरिया होता है, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, तो बियॉन्ड दिस वैल्यू। और सीपीआर जो एक फेयर वैल्यू जोन है बियॉन्ड दिस। फर्स्ट R1 और S1 जो फर्स्ट पिवट्स होते हैं, इन दोनों के बीच का भी जो ये दूरी है, दिस इज द फर्स्ट रेंज, तो इसके भी बियॉन्ड है। तो यहाँ पर प्राइस एक एक्सट्रीम गैप के साथ ओपन नहीं हो रहा है, एक इट इज़ ओपनिंग बियॉन्ड वैल्यू एंड रेंज। तो इस दिन जब आप ट्रेड लेते हैं तो ये होता है हाई कन्विक्शन ट्रेड। इस दिन अपने को रोकना नहीं है आपने, इस दिन कंजर्वेटिव होकर के ट्रेड नहीं लेना है। ये वो डेज होते हैं विच कैन गिव योर पोर्टफोलियो अ सिग्निफिकेंट पुश। तो यहाँ पर आप कहें कि यार मैं अभी श्योर नहीं हूँ, और यहाँ नॉर्मल साइज, ये इवन इस तरह के ट्रेड्स में कुछ लोग ज़्यादा रिलेक्टेंट हो जाते हैं और कम साइज ले लेते हैं। सो दिस इज़ अ हाई कन्विक्शन ट्रेड। ऐसे ट्रेड्स में यू हैव टू पुश द एक्सेलरेटर ऑन दीज डेज। एक और हाई कन्विक्शन सेटअप तब होता है जब एक दिन एक नैरो सीपीआर बनता है, लेकिन उस दिन प्राइस ट्रेंड नहीं करता है। उस दिन प्राइस, उस भी दिन प्राइस एक साइडवेज एक रेंज में रह जाता है। तो जो उसके अगला जो दिन आता है, उस दिन सीपीआर इस नैरोअर सीपीआर से थोड़ा सा वाइडर ही होगा, लेकिन वो उस दिन ट्रेंड करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पहले से पता अगर है, ये पहले से ये अंदाज़ा है कि आज ये दिन ट्रेंड कर सकता है, और उस दिन आप अच्छा एक साइज लेकर के ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा, ये एक हाई कन्विक्शन ट्रेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये दिन देखिए 24 सितंबर, बहुत नैरो सीपीआर है, लेकिन प्राइस ने क्या किया, ये प्राइस मोस्टली जो है इस दिन की जो ये फर्स्ट आवर की अगर रेंज हम देखें, तो इसी रेंज में ये रह गया, बस एक आध बार ऊपर नीचे गया। तो ये एक साइडवेज डे था डिस्पाइट द डे बीइंग हैविंग अ नैरो सीपीआर। तो नेक्स्ट डे जब प्राइस यहाँ से आपको जो मूव देता है, तो इस मूव के फ्रूटफुल होने की संभावना ज़्यादा है। जब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इसमें कन्विक्शन ज़्यादा रखिए। एक और इसमें अगर ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर मिल रहा है, यानी फॉर एग्जांपल सीपीआर एक ट्रेंड में है, डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो, वहाँ से जब पहली बार प्राइस इस ओरिएंटेशन से एक दूसरी बुलिश ओरिएंटेशन से एक बेरिश ओरिएंटेशन में आता है, प्राइस पहली बार बहुत दिनों के बाद में सीपीआर के नीचे आया है, तो यानी कि एक ऐसा सोच सकते हैं कि एक फ्रेश मूव का यहाँ से इनिशिएशन हो रहा है। तो दिस वुड बी अ हाई कन्विक्शन ट्रेड। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जून का महीना है और यहाँ निफ्टी कॉन्स्टेंटली बहुत दिन से एक अप ट्रेंड में था, और इस दिन 30 जून को ये पहली बार सीपीआर के नीचे आया। अगर इस दिन आपको कोई ट्रेड मिल रहा है, तो ये एक हाई कन्विक्शन ट्रेड होगा। और एक चीज़ जो पहले भी थोड़ा डिस्कस की जा चुकी है, वो होती है कन्फ्लुएंस। अगर आपको दो या दो से ज़्यादा भी लेवल्स अलग अलग तरीक़ों से एक ही प्राइस पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, तो वो लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा पहले कि वॉल्यूम प्रोफाइल की जो पीओसी थी वो किसी पिवट के साथ कोइंसाइड करे, वहीं पर प्रीवियस डे हाई भी हो, या मान लीजिए पिवट्स हैं उसके साथ में कोई सप्लाई जोन कोइंसाइड कर रही है, या दो अलग अलग तरह के पिवट्स कैलकुलेटेड बाय टू डिफरेंट फार्मूले और टू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डेली पिवट या वीकली पिवट कोइंसाइड कर रहा है, या ट्रेडिशनल पिवट और कैमरेला पिवट्स कोइंसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिन देखिए, ये इसमें प्राइस जो है यहाँ R1 जो पिवट है इससे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे लौटता है। तो अगर हम यहाँ पर कैमरेला पिवट्स भी टर्न ऑन कर दें, तो आप ये देखिए, मैं ये ट्रेडिशनल जो इसे क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर ये कैमरेला है जो ब्लू वाला किया है R3 R4। तो आप देखिए R4 कैमरेला एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है
विद द R1 ट्रेडिशनल। तो दो अलग अलग अगर फॉर्मूले से डिराइव करके पिवट्स एक ही लेवल पर आ रहे हैं, और भी यहाँ कोई सप्लाई जोन, जैसे यहाँ से एक फॉल हुआ, आप एक सप्लाई जोन यहाँ सोच सकते हैं, या वॉल्यूम प्रोफाइल का भी मल्टीपल चीज़ें आप मिला के देखिए। तो अगर कन्फ्लुएंस इस तरह की मिल रही है, तो ये कन्फ्लुएंस कन्विक्शन बढ़ाती है आपका। और ये अश्विनी गुजराल अक्सर कहते थे कि डेटा ड्रिवन मार्केट्स हैं ये, केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पर नहीं है। जब वो एल्गो देख रहा है कि यहाँ पर ये डेटा है, कि यहाँ पर ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, तो वो प्राइस एक्शन उसे सपोर्ट कर रहा हो और नहीं कर रहा, वो वहाँ पर डिसीजन लेगा, वो वहाँ पर ट्रेड लेगा। और उसके पास जो लिक्विडिटी की पावर है, वो मे बी आपको हेल्प करेगी उसको फॉलो करने के लिए। तो इस तरह का अगर कोई डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उनको आपको एक हाई कन्विक्शन ट्रेड की तरह देखना चाहिए। और इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैं फर्स्ट एंट्री वाले वीडियो में नहीं मैं बताना चाहता था, क्योंकि वो इसेंशियल चीज़ें हैं। और ये यहाँ क्या होता है कि लोग हर चीज़ को हर जगह फिर डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो मल्टीपल पिवट्स भी लगा देंगे, और वी वैप भी लगा देंगे, और वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगा देंगे, मूविंग एवरेजेस भी लगा देंगे, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वह प्राइस दिख कहाँ रहा है आपको? तो यहाँ तो आपको हर जगह रेजिस्टेंस है कि भाई ये पिछले दिन का पीओसी है या आज का पीओसी है, फिर इसके ऊपर प्रोबेबली यहाँ पर वीकली कोई लेवल होगा, फिर ये डेली मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर वीकली भी मूविंग एवरेज होगा, आवरली सीपीआर की रेजिस्टेंस होगी, फिर सारे पिवट लगा दो। तो क्या होता है कि ये दिस आपके मेंटल बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं इसमें। प्राइस आपको आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे इतना सब कुछ अगर आप एक साथ कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, तो किचन में सारे के सारे जो मसाले रखे हैं वो सब एक साथ तो नहीं डाल देंगे ना आप उसमें, उसको अच्छा बनाने के लिए। तो वही इन उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कीजिए आप। थिंक ऑफ द ट्रेड एज इफ यू आर मेकिंग, यू आर क्रिएटिंग अ डिश, और आप वही परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स उस रेसिपी में डालिए जो उसके लिए ज़रूरी है। तो कैसे पता चलेगा? वही खाना बनाते बनाते आ जाता है ना। तो ऐसे ही आपको ये भी, जब आप वेन्यू आप करते जाओगे, तो आप देखते जाओगे कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ यहाँ इस तरह की इस चीज़ का यूज़ यहाँ होना चाहिए, हर चीज़ हर जगह यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये लास्ट जो इसमें कन्विक्शन में जो है, वो है डेली चार्ट का ओरिएंटेशन। तो इसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या हमें हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स को देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? तो आई कैन नॉट स्ट्रेस इट मोर कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका डेली चार्ट क्या कर रहा है, इससे बहुत बहुत सारे आपके डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएंगी। आप एक मैड बुलिश मार्केट में हो, प्राइस ऊपर जा रहा है डेली, तो आप बेरिश मत होइए। बेरिश मूव को लो कन्विक्शन मूव लीजिए लोअर टाइम फ्रेम्स पर। बेसिकली हायर टाइम फ्रेम आपको देता है कॉन्टेक्स्ट और कन्विक्शन, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम वो है जहां एक्शन परफॉर्म होना है। तो प्रायोरिटी तो आप एक्शन को ही दोगे। अगर लो कह रहा है कि मैं बेरिश, आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए बेरिश ट्रेड। ट्रेड तो आप अपने लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही लेंगे, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेस पे ही हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम से हमें कोई ऐसी जानकारी मिल रही है, तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के डिसीजन लेना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर ये डेली चार्ट है निफ्टी का, और मान लीजिए इस तरह की एक मूव में आप यहाँ हैं, तो अब अगले दिन अब यहाँ से काफ़ी ये स्ट्रेच हो चुका है, और अब यहाँ यू शुड बी रेडी कि ये अगर लो ब्रेक होता है, किसी भी दिन कोई मेजर लो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की मूव में आप देखिए कोई मेजर लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हो सकता है अब अगले दिन भी ये ऐसे ऊपर ही निकल जाए। तो इसको इसको हम इस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? क्या यहाँ पर ये एक इस तरह की कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर इस तरह की कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? तो दोनों ये अगर मैं इसको इसको हटा देता हूँ, तो ये बहुत स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कभी कभी चलता ही चला जाता है। तो या तो यहाँ पर एक इस तरह की छोटी सी कैंडल बने, या फिर ज़्यादा संभावना जिस चीज़ की लगती है वो ये है
कि यहाँ पर नीचे आपको एक रेड कैंडल इस तरह की मिले। तो इस तरह से विजुअलाइज करके अब यहाँ पर जब अगला दिन आपका आएगा, अगर ये लो ब्रीच होता है, यहाँ पर अब दोनों तरह से प्ले करने की ज़रूरत रहेगी कि आप ऐसा सोचिए कि जिस भी दिन ये लो ब्रीच हुआ उस दिन मैं अच्छा बेरिश ट्रेड लूँगा। अगर ये हाई ब्रीच होता है और एक बुलिश ट्रेड मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड तो मैं बुलिश ही करूँगा, जैसे जो मुझे लोअर टाइम फ्रेम बोल रहा है मैं वो करूँगा। लेकिन मेरा कन्विक्शन किस तरफ है, मेरा कन्विक्शन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेच हो चुका है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन अगर मुझे यहाँ से एक फ्रेश डाउन मूव मिलती है तो उसमें मेरा कन्विक्शन ज़्यादा रहेगा। कहाँ पर एक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कितनी इंटेंसिटी से एक्ट करना है, हमें बस यही समझना है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम एक जैसा रहना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के जो मूड्स हैं वो एक जैसे नहीं रहते। किसी दिन मार्केट मूव ही नहीं करती और आप एग्रेसिव हुए पड़े हैं, और किसी दिन मार्केट आपको खुल के ट्रेंड दे रही है और उस दिन आप अपना हाथ रोका हुआ है आपने। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, नीदर रिजिडली कंजर्वेटिव नॉर रिजिडली एग्रेसिव, यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू आप। यू शुड हैव सिचुएशन डिपेंडेंट एग्रेशन जिसे कहते हैं। आपकी रिस्क टॉलरेंस ये चेंज होनी चाहिए बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसमें अब जाते जाते एक, अभी थोड़े दिन पहले मैं ये माइक टाइसन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सन है ये भी, बहुत खुल के किताब लिखी है। तो उनके जो कोच थे गस डिमैटो, उनके ऊपर बहुत उन्होंने पेजेस और चैप्टर्स डिवोट किए हैं। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरह से उनको कोच किया। तो उनके कोच उनसे कहते थे कि ये बताइए कि आप यू डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूज़र। तो वो कहते हैं कि वो क्या फील करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी उसको भी फियर फील होगा, लेकिन जो विनर है वो उस फियर को कंट्रोल करेगा और अपने लिए काम कराएगा। और जो लूजर है वो उस फियर से डरेगा, उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड ही विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। तो वन मस्ट नेवर अलाउ फियर टू डेवलप एंड बिल्ड अप विदाउट हैविंग कंट्रोल ओवर इट। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन के साथ में, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, तो आप उस समय सही डिसीजन ले पाएंगे। आपका जो माइंड है वो आपका दोस्त नहीं है, आपको उसको अपनी, यू हैव टू पुट इट इन इट्स प्लेस, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये इन सब चीज़ों का, ये इतने सारे एंट्री टैक्टिक्स बताए, इतना कन्विक्शन कैसे डेवलप किया जाए, इन सब का सिर्फ गोल ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कॉन्फिडेंस जो है आपके एक्सपीरियंस और आपके रूल्स को फॉलो करने का जो डिसिप्लिन, आपको पता है कि इस तरह का सेटअप मिल रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, आउटकम चाहे कुछ भी हो, बट यू आर कॉन्फिडेंट। आपको पता है कि आज नहीं है तो अगले दिन उस सेटअप की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इस तरह का मूव देने का है। तो टू possess दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। और ये आउट ऑफ थिन एयर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज और लुक एट द चार्ट्स रियल मार्केट में और आफ्टर मार्केट में, तभी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, और थोड़ा सा इसके लिए अगर आप एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक यू विल एंड अप बीइंग अ हीरो। तो ये यहाँ हमारे ये एंटी टैक्टिक्स अब पूरी तरह कंप्लीट होते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जिट की तरफ हम जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।